ये जो बजट दिल्ली की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है, ये बजट कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक ऐतिहासिक बजट है। आज़ाद भारत के इतिहास में, चाहे आप केंद्र सरकार ले लो, चाहे कोई राज्य सरकार ले लो, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार एक रोजगार बजट प्रस्तुत किया गया है। रोजगार की समस्या तो आज़ादी से ही है। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तभी से हमारे युवाओं की रोजगार की समस्या रही है, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन रोजगार एक ऐसा मुद्दा हुआ करता था जिसकी चर्चा केवल चुनावी सभाओं में होती थी, चुनाव के पहले होती थी। हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के पहले कहती थी, हम आए तो हम 5 लाख नौकरी दे देंगे, हम आए तो हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो करो। फिर चुनाव जीतने के बाद कोई बात नहीं करता रोजगार की, उसके बाद तो फिर बंदर बांट होती है। पहली बार आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक बजट केवल और केवल रोजगार के इर्द गिर्द बनाया गया है, बच्चों को रोजगार देने के लिए बनाया गया, सबके घर में खुशहाली लाने के लिए बनाया गया है। इसके पहले, अभी कुछ दिन पहले पंजाब में एक ईमानदार सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और उसके नतीजे 10 दिन में ही देखने को मिले कि पहली कुछ घोषणाओं में से एक घोषणा थी कि वहां पे 25,000 सरकारी नौकरियां निकाली गई और 1 महीने में उनकी भर्ती चालू हो जाएगी। 35,000 कर्मचारियों को पंजाब में पक्का करने की घोषणा की गई। और अब दिल्ली के अंदर एक बजट लाया गया है जिसमें 20 लाख, 5 साल में 20 लाख, ये विधानसभा के अंदर हमारा कमिटमेंट है। ये चुनावी 20 लाख नौकरियां 5 साल में देने की तो किसी ने चुनाव के पहले भी हिम्मत नहीं करी थी। यहां तक कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जो इतने बड़े बड़े राज्य हैं जहां पे इतनी बड़ी बड़ी उनकी जनसंख्या है, वहां भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहती चुनाव के पहले, भाई हम आए तो हमको वो दो, वोट दो, हम 20 लाख नौकरियां दे देंगे। बजट जो प्रस्तुत किया गया उसमें पूरा खाका डिटेल में पूरा तैयार किया गया है कि किस तरह से अगले 5 साल के अंदर 20 लाख रोजगार युवाओं के लिए तैयार किए जाएंगे। जब से ये बजट प्रस्तुत किया गया है अध्यक्ष महोदय, इतने फोन आ रहे हैं, युवा इतने खुश हैं, केवल दिल्ली के नहीं, देश भर के युवा खुश हैं कि कम से कम देश की दिशा इस डायरेक्शन में तो आने लगी। अब जैसे हम मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं तो सारी राज्य सरकारों को अच्छे बनाए बुरे बनाए बात तो करनी पड़ती है मोहल्ला क्लिनिक की। हम लोग स्कूल अच्छे करते हैं तो अच्छे करें बुरे करें, सारे देश में चर्चा तो हो ही गई। हम बिजली मुफ्त करते हैं तो अब सारे देश में सारी पार्टियां जा जाके, चाहे हमको कितनी भी गालियां दें, लेकिन बिजली की बात तो करनी पड़ती है हर जगह। कोई 100 यूनिट कर रहा है, कोई 50 यूनिट कर रहा है। अब जब हम लोगों ने रोजगार की बात करी है दिल्ली के अंदर कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, तो दूसरी पार्टियों को भी देश भर में रोजगार की बात करनी पड़ेगी। तो ये बजट केवल दिल्ली के नहीं, पूरे देश के युवाओं को एक उम्मीद देता है कि हो तो सकता है, कर तो सकते हैं अगर ईमानदारी से करें तो। ये जो इतनी चीजें हम करते हैं, हम स्कूल बनाते हैं, हम अस्पताल बनाते हैं, ये हम क्यों करते हैं? हम रोजगार बजट क्यों लाते हैं? ये इसलिए क्योंकि हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी की विचारधारा ऐसी है। कई लोग पूछते हैं मेरे से, आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है? आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ हैं। पहला, कट्टर देश प्रेम। हम अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, हमारे देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हमारा रोम रोम इस देश के लिए है। दूसरा स्तंभ हमारी विचारधारा का है कट्टर ईमानदारी, और उसी वजह से
आज देश के 2 राज्यों में तो कम से कम कट्टर ईमानदार सरकारें हो गई। और तीसरा, हमारी पार्टी की विचारधारा का स्तंभ है इंसानियत। तो 3 स्तंभ हैं, कट्टर देश प्रेम, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत। अध्यक्ष महोदय, रेड लाइट पे जब हम रुकते हैं, रेड लाइट पे गाड़ी रोकते हैं, कितने सालों से चला आ रहा है कि वहां पे बच्चे हम देखते हैं भीख मांग रहे हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं। कोई बच्चा आता है हमारी खिड़की पे नॉक करता है, हम अपनी खिड़की की शीशा नीचे करते हैं, या तो दुत्कार देते हैं उसको, 2 गाली दे के भगा देते हैं, और किसी में दया हो तो वो जेब से निकाल के थोड़े से उसको पैसे दे देता है। उसको लगता है भाई मेरा काम तो हो गया, पुण्य कमा लिया मैंने। कितने सालों से चला आ रहा है, कितने सालों से चला आ रहा है, किसी ने उनके लिए कुछ किया? कई सरकारें आई, अभी तक जो किया उनके लिए वो मैं बताता हूं। कुछ सरकारों ने एंटी बेगिंग एक्ट निकाल दिया कि अगर कोई भीख मांगेगा तो जेल में डाल देंगे। अभी तक तो यही करा कि अगर कोई भीख मांगेगा तो जेल में डाल देंगे। क्यों? उन सरकारों में इंसानियत की कमी थी। कुछ सरकारों ने किया, उनको पकड़ पकड़ के चाइल्ड होम में डाल दिया, वहां इतना बुरा हाल, इतना बुरा ट्रीटमेंट, वो बच्चे वहां से फिर भाग आते हैं, वो फिर वहीं आके। आप ये देखो, कई जगह आपने देखा होगा, ये बच्चे सड़क के किनारे एक गोल चक्कर लेके और उसमें से कैसे कलाबाजी खा रहे होते हैं। उनकी बॉडी आपने देखी है कितनी फ्लेक्सिबल है। मेरे को तो लगता है अगर उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए, ओलंपिक का अवार्ड ला सकते हैं ये बच्चे। हैं तो अपने देश के ही, किसी ने ध्यान नहीं दिया इन बच्चों की तरफ। हमारी पार्टी की विचारधारा है इंसानियत, हमारी पार्टी की विचारधारा है देश प्रेम। इसीलिए इस बजट में हमने इन बच्चों के लिए शानदार, मैं कह रहा हूं पूरे देश के अंदर प्राइवेट भी देख लेना स्कूल, सबसे शानदार स्कूल बनाएंगे। 10 करोड़ रुपए में बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे इन बच्चों के लिए। इन बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, ये 24 घंटे वहीं रहेंगे। इनका साइकोलॉजिकल, इमोशनल सारा देखा जाएगा। उनको बेस्ट एक्सपर्ट्स लेके आएंगे, बेस्ट टीचर्स लेके आएंगे, और यही बच्चे देखना एक दिन आपको ओलंपिक के अवार्ड लाके दिखाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था। दिल में बहुत ज्यादा जज्बा था कि देश के लिए कुछ करना है। इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में जाके काम करने लगा। हमारे राजेंद्र पाल गौतम वहां से एमएलए हैं। कई दिनों तक मैं झुग्गियों में रहा, खुद भी एक झुग्गी लेके मैं वहीं झुग्गियों में रहता था। मैं देखना चाहता था इस देश के गरीब का दर्द क्या है। वहां मैं देखता था कि धोबी के बच्चे, मोची के बच्चे, मजदूर के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाया करते थे। मैं खुद भी सरकारी स्कूलों में घूमा, वहां पे बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। तो थोड़े दिन तो गरीब आदमी भेजता था अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, फिर लगता था यार इसने पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई तो है नहीं सरकारी स्कूल में, इसको काम पे ही लगा दो। वो ड्रॉप आउट रेशियो कहते थे बहुत हाई है, बहुत हाई है ड्रॉप आउट रेशियो, फिर वो उसको काम पे लगा देते थे। तब तो सोचा नहीं था, ऊपर वाले ने कुछ करिश्मा किया, तब सोचा नहीं था कि एक दिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुझे बेहद खुशी है कि भगवान ने हमें मौका दिया और आज दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने का हम लोगों को मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हमें बहुत पीड़ा होती है जब हम कहीं, इतनी बार अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि देश के कोने में कोई बहन, कोई बेटी अपने बाप का इलाज कराने के लिए उसे अपने आप को बेचना पड़ा। जब मैं झुग्गियों में रहता था, झुग्गियों में उनके साथ काम करता था, तो वहां जब बीमार हो जाते थे, बगल में जीटीबी अस्पताल था, उनको कईयों को मैं लेके जाया करता था जीटीबी अस्पताल में। बहुत बुरा हाल था जीटीबी अस्पताल का उन दिनों में। कोई दवाइयां नहीं मिलती थी, बाहर खूब दवाइयों की दुकानें लगी पड़ी थी, एक्सरे मशीन की दुकानें बाहर लगी, बाहर सारी दुकानों पे मिलता था।
वो डॉक्टर लिख देता था बाहर से करा लो, डॉक्टर लिख देता था टेस्ट बाहर से करा लो, डॉक्टर लिख देता था दवाई बाहर से ले लो, सारा बाहर से होता था। जीटीबी अस्पताल का बुरा, उस टाइम सोचा नहीं था कि एक ऐसा मौका आएगा कि हमें ये जीटीबी अस्पताल ठीक करने का मौका। आज दिल्ली के अंदर मुझे बेहद खुशी है, ये हमारी विचारधारा की वजह से, कि हमने दिल्ली में आज ऐसी व्यवस्था की है कि चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, किसी को कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, एक तरफ तो हमने सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार कर दिया, शानदार सरकारी अस्पताल हो गए। अब कई अमीर लोग भी अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराते हैं। एक तरफ तो सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, खूब सारे सरकारी अस्पताल बन रहे हैं, अस्पतालों की कमी नहीं छोड़ी, पॉली क्लिनिक बन रहे हैं। और दूसरी तरफ सबका इलाज, सारा इलाज फ्री कर दिया, दवाइयां भी फ्री, टेस्ट भी फ्री। अब अध्यक्ष महोदय, मेरी किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को अपने घर की गरीबी की वजह से किसी के बीमार का इलाज कराने के लिए अपने आप को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, जब वहां काम किया करता था हम देखते थे राशन खूब चोरी होता है, गरीबों को राशन नहीं मिलता। आरटीआई एक्ट पे हमने बहुत काम किया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की एप्लीकेशन डाला करते थे यहीं सेक्रेटेरिएट में आके, और राइट टू इन्फॉर्मेशन से जो रिकॉर्ड निकलते थे राशन वालों के, कि राशन, उसमें सबके अंगूठे के झूठे निशान हुआ करते थे। अंगूठा लगा लगा के सबका राशन निकाल रखा था लोगों का। और जब लोगों से जाके पूछते थे, भाई तेरा अंगूठे का निशान है, कहता जी मैं तो राशन ही नहीं लेने गया, मेरे को तो मिला ही नहीं, दुकान तो खुली ही नहीं। तब से सोचते थे यार कैसे इसको राशन व्यवस्था को ठीक किया जाए। तो हमारे दिमाग में आए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, हो सकता है राशन की चोरी रोकी जा सकती है। मुख्यमंत्री तो बन गया अध्यक्ष महोदय, आज तक इसको दिल्ली में लागू नहीं कर पाया, लेकिन ऊपर वाला है, एक खिड़की बंद करता है तो 10 खोल देता है। दिल्ली में ना से पंजाब में लागू करके दिखाया। पंजाब में कल भगवंत मान जी ने ऐलान किया है कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन पंजाब के अंदर लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, 4 साल हो गए मेरे को जूते घिसते घिसते केंद्र सरकार के, सबके पैर पड़ा मैं, सबकी मिन्नतें मानी। मैंने कहा इसमें मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो चोरी बंद ही कर रहा हूं राशन की, मेरे को कर लेने तो डोर स्टेप डिलीवरी करने नहीं दिया इन लोगों ने। ये पहले हमारे मोहल्ला क्लिनिक रोके, 2 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइल लेके बैठ गए, किसी तरह से करा के ले आए। फिर सीसीटीवी कैमरों की फाइल लेके बैठ गए, फिर मेरे को, इनको, गोपाल जी को धरना करना पड़ा एलजी साहब के यहाँ, फिर वो सीसीटीवी की फाइल क्लियर करी। ये जो व्यवस्था है ना, पिछले 75 साल से चली आ रही है। 75 साल से इस देश के अंदर जितनी सरकारें आई, सरकार मतलब काम रोको, सरकार मतलब जनता को कुछ करने ना दो, सरकार मतलब जनता के काम रोको, रोकने के लिए बनी है ये सरकारें। पहली बार एक सरकार आई है जो जनता के काम करने के लिए बनी है। इस देश के लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, इस देश में बहुत टैलेंट है। अब ये मनीष जी बिजनेस ब्लास्टर करवा रहे हैं स्कूलों के अंदर, क्या टैलेंट निकल के आ रहा है, क्या शानदार बच्चे ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आ रहे हैं। इन बच्चों को आगे बढ़ने देना है अपने को, इनको रोकना नहीं है। 75 साल से इस देश को रोका गया, घोटा गया, इस देश को गला पकड़ के मतलब करने नहीं दिया लोगों को, इसे बदलना है। अध्यक्ष महोदय, इस देश में जब भी कोई आदमी सुनता है कि इन नेताओं ने भ्रष्टाचार कर दिया, उसके आग लग जाती है अंदर, मन करता है यार कुछ करो इसका। इतना भ्रष्टाचार 75 साल में इन सारी पार्टियों ने, इन्होंने, नेताओं ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जम के लूटा इन्होंने। वो दूसरे वाले हैं, उनकी लंबी लिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G, कोयला, स्पेक्ट्रम, लंबी लिस्ट है उनकी। और ये हैं, इनकी लिस्ट है, राफेल, सहारा बिड़ला, ताबूत घोटाला, बहुत है, व्यापम स्कैम, GSPC स्कैम, विजय माल्या को भगा दिया, ललित गेट स्कैम, पनामा पेपर्स, इनकी भी लंबी लिस्ट है।
यहां तक कि देश की डिफेंस को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बोफर्स घोटाला किया, इन्होंने राफेल घोटाला किया, देश के डिफेंस को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। जनता को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एक तो जनता देखती है कि उनका पैसा लूट लिया, देश को लूट लिया, और दूसरे देखते कि सारे क्लीन चिट हो गई सबको। भ्रष्टाचार तो हुआ लेकिन किसी ने नहीं किया, कोई पकड़ा नहीं गया। आज तक 75 साल में कोई भ्रष्टाचार के लिए जेल नहीं गया, सारे छूट गए। तो एक तरह से जनता के जले पे नमक छिड़कते हैं। मेरा मानना है भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी का ऐलान कर देना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे गद्दारी माना जाएगा। देश के साथ गद्दारी कर रहा है वो, उसको गद्दारी का वो देना चाहिए। आम आदमी पार्टी में इन्होंने सारा सब कुछ चेक कर लिया। हमारा एक नया, नहीं तो छोड़ देते ये, मेरे को मेरी कोई फाइल खोल लेते, मेरे को भी ब्लैकमेल करते जैसे इनका स्टाइल है। इन्होंने एक शुंगलू कमीशन बिठाया, शुंगलू कमीशन में 400 फाइलें गई। 400 फाइलों, 3 बड़े बड़े IAS अफसर उन्होंने बैठ के हमारी 400 फाइलें देखी, उनको एक नए पैसे की चोरी नहीं मिली। फिर इन्होंने CBI भेजी, मेरे घर पे CBI की रेड कराई, मेरे दफ्तर में CBI की रेड कराई, इनके घर पे रेड कराई, इनके घर पे रेड कराई, कुछ नहीं मिला। मेरे बेडरूम में घुस गए, उनको लगा शायद वो जो कच्ची पर्चियां होती हैं, कच्चा हिसाब होता है, वो बेडरूम में ही होता होगा। बेडरूम में भी कुछ नहीं मिला। हम कट्टर ईमानदार हैं अध्यक्ष महोदय, और अगर हमारा कोई किसी दिन पकड़ा गया तो सबको कह रखा है जितनी सजा दूसरों को मिलती है डबल सजा दिलवाऊंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, किसी को बख्शूंगा। हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। अभी भगवंत मान जी की प्रधानमंत्री जी से मीटिंग हुई। मीटिंग में भगवंत मान जी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को कहा कि सर, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, देश की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए आज मैं आपको ये एश्योरेंस देने के लिए आया हूं कि अगर बॉर्डर की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का कोई भी मसला होगा, उन्होंने कहा मेरे नेता केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पूरी तरह से आपके साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा मैं एश्योरेंस देने आया हूं कि हम देश की सुरक्षा के साथ किसी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे, कोई राजनीति नहीं होगी। तो देश के लिए हम किसी किस्म की राजनीति नहीं करेंगे। देश की जब भी बात आएगी, हमारा शरीर का एक एक कण, हमारे खून का एक एक कतरा हमारे देश के लिए समर्पित है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम देश के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, आज देश का आम आदमी खड़ा हो गया है। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी, हमने स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, सड़कें अच्छी की, बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी, पानी फ्री कर दिया, पानी घर घर पहुंचाया। ये बात पूरे देश में फैल गई। पूरे देश के लोगों को लगा यार हो तो सकता है, करा नहीं इन्होंने अभी तक, 75 साल में इन्होंने करा नहीं, हो तो सकता है। तो कामों को लेके पूरे देश में एक उम्मीद जागी। और जब से पंजाब के नतीजे आए हैं तो लोगों को लगता है यार अब ये ईमानदारी और ये देशभक्ति की जो हवा बहने लगी, अब ये धीरे धीरे पूरे देश के अंदर बहेगी। पूरे देश के अंदर आज एक उम्मीद की किरण जागी है। पूरा देश खड़ा हो रहा है, एक आम आदमी इस देश का खड़ा हो रहा है। अब ईमानदारी और देशभक्ति की लहर जो है ये पूरे देश में फैलेगी। मैं इस बजट का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।